ये बात है 6 अगस्त 1945 की। जापान के शहर हिरोशिमा में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे थे। मंडे का दिन था। लोग काम पर जा रहे थे और बच्चे स्कूल जा रहे थे। लोग ऑफिस पहुंचे ही थे काम करने के लिए और स्कूल्स में पहला पीरियड स्टार्ट होने वाला था कि आसमान से अमेरिका के फाइटर जेट ने एक ऐसी चीज़ फेंकी जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये दुनिया के नक्शे को पूरा बदल सकती है। 1500 miles to targets. Destination Tokyo. Each. The last B-29 is airborne at 1540. ये दूर से इतना क्लियरली नहीं दिख रहा था कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब है। ये 40 से 45 सेकंड तक आसमान से नीचे गिरता रहा और इसके बाद एक पल में पूरे हिरोशिमा शहर में एक रोशनी फैल जाती है और पलक झपकते ही हजारों लोग राख बन जाते हैं। लोगों को एक तेज रोशनी दिखती है और जमीन पर एक बॉल बन जाती है राउंड शेप की और जमीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका अंदाजा आप आज के टेम्परेचर के साथ लगा सकते हैं। एक सेकंड में 80,000 लोग मारे जाते हैं और जो बिल्डिंग्स होती हैं इस शहर में वो सब मिट्टी का ढेर बन जाती हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये बॉम्ब आखिर क्यों गिराया गया, आखिरकार इन लोगों का क्या कसूर था। तो आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब की कहानी। इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। Why are they suffering a great deal of political and economic insecurity? अगर आपने अब तक वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो नहीं देखी तो आपको इसकी सही से समझ नहीं आएगी। तो मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो का लिंक है। ये वीडियो देखने के बाद जाएं और वो वीडियो भी देखें। अपनी बात पर वापस आते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया जिसने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 की आग में झोंक दिया। दुनिया दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक तरफ एक्सेस पावर्स थी जिनमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ एलाइड पावर्स थी जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना शामिल थे। ये जंग अब सिर्फ कुछ कंट्रीज की नहीं रही थी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही थी। अमेरिका इस जंग से दूर रहना चाहता था। वो चाहता था कि वो इस जंग में शामिल ना हो, लेकिन 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। उसके बाद अमेरिका मजबूर हो गया और उसे भी जंग में ना चाहते हुए भी शामिल होना पड़ा। That since the unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. उसके बाद अमेरिका ने जापान को तेल बेचना बंद कर दिया। उस जमाने में जापानीज लोगों के लिए तेल बहुत ही इम्पोर्टेंट था और जो 80 से 85% तेल था वो अमेरिका से ही आता था जापान में। अमेरिका ने जापान को कहा कि हम तुम्हें एक ही शर्त पे तेल वापस देना शुरू करेंगे कि तुम चाइना और एशिया से पीछे हटो। दरअसल जापान ने चाइना पर हमला कर रखा था। अमेरिका ने कहा तुम चाइना और बाकी एरियाज से अपनी फौजें वापस लो और जंग बंद करो। ये शराइत कबूल करने के बाद हम तुम्हें तेल देंगे, लेकिन जापान ने ये शराइत कबूल नहीं की और जापान ने कहा हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। उन्होंने देखा ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया के एरियाज हैं यहाँ पर तेल, रबड़ और बाकी रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन एरियाज पर कब्जा करें और हम अपना तेल निकालें। फिर हमें अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इंडोनेशिया उस वक्त डच ईस्ट इंडीज़ था और मलेशिया उस वक्त ब्रिटिश के कंट्रोल में था और ये दोनों कंट्रीज अमेरिका के एलाइज थे। जापान ने सोचा कि अगर इन कंट्रीज पर हमला कर दिया तो अमेरिका हम पर हमला कर सकता है, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम इन सारे एरियाज को ऑक्यूपाई करेंगे। ये कहते हैं कि अगर हम चुपके से सीक्रेटली जाकर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला कर देंगे तो कैसे वो हम पर हमला करेंगे,
क्योंकि हमने उनके सारे जंगी वेपन्स पर हमला कर दिया है और उनको उड़ा दिया है। 7 दिसंबर 1941 को जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर हमला करता है। जिसकी वजह से तकरीबन 24 अमेरिकन आर्मी के लोग और भी बहुत से शहरी हलाक हुए। हज़ारों ज़ख्मी हुए। अमेरिका के तकरीबन 300 से ज़्यादा जंगी एयरक्राफ्ट्स तबाह हो गए और 19 यूएस नेवी की शिप्स भी तबाह हो गई। उसके बाद जापान को मौका मिल जाता है और वो जाकर फिलीपींस पर कब्ज़ा जमा लेता है। उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका चुप बैठा रहे ऐसा तो नहीं होगा। उसके बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि वो भी जंग में शामिल हो गया और उसके बाद अमेरिका जापान के खिलाफ जंग छेड़ देता है। ये देखकर ब्रिटेन और चाइना भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। उसके बाद जर्मनी और इटली भी यूएस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद हम वर्ल्ड वॉर 2 की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर खुद को गोली मार के सुसाइड कर लेता है। उसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर जाता है। उसके बाद भी जापान पीछे नहीं हटता और वो जंग लड़ता रहता है। उस वक्त जापान के एम्परर हिरोहितो थे। जापान के लोग इस पर अंधा यकीन करते थे। अगर लोग इसकी बातों पर यकीन नहीं करते थे तो उन्हें मुल्क के खिलाफ समझा जाता था। जापान के एयरफोर्स में एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स बनाई गई जिसे कामिकाज़े कहा गया। उन पायलट्स का मिशन था कि वो अपने फाइटर जेट्स को दुश्मन की वॉरशिप्स में ले जाकर क्रैश कर देते थे। इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें तो सुसाइड कर लेते थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो अपने साथ वेपन्स लेकर चलेंगे और टैंक्स आने पर उन टैंक्स के सामने लेट जाएंगे ताकि अपनी जान दे दें और टैंक्स को भी उड़ा दें। इस हद तक ब्रेन वॉश किया गया था जापानीज सोल्जर्स का। इसलिए अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचता है कि जापान के साथ ऑन ग्राउंड यानी आमने सामने जंग लड़ी जाए। अमेरिका और जापान के बीच आखिरी लड़ाई जो हुई थी उसे द बैटल ऑफ ओकिनावा कहा जाता है, जो 1 अप्रैल 1945 और 22 जून 1945 के बीच लड़ी गई थी। जापान के साथ एक आइलैंड था ओकिनावा के नाम से। अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्स को भेजता है कि जाकर ऑन ग्राउंड जंग लड़ी जाए और इस आइलैंड पर कब्जा किया जाए। इस ओकिनावा की लड़ाई में जापानीज सोल्जर्स हार मानने को तैयार ही नहीं थे। हर सोल्जर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने को तैयार था। अमेरिका ये देखकर हैरान रह गया। लगातार कामिकाज़े अटैक्स हो रहे थे। अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था जापान से मुकाबला करना। जापान के 1,10,000 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। जापान को भी बहुत भारी नुकसान हुआ। इस आइलैंड पर जो लोग रहते थे इन्हें ओकिनावंस कहते थे। इस लड़ाई की वजह से 1 लाख से ज्यादा ओकिनावंस मारे गए। इस लड़ाई की वजह से आइलैंड के 25% लोग मारे गए। अमेरिका के जो मिलिट्री हेड थे इन्होंने सोचा कि इस तरीके से तो हमारी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, क्योंकि इसकी वजह से तो ये लड़ाई बहुत लंबी खींची चली जाएगी और कितने ही हमारे सोल्जर्स और जापानीज सोल्जर्स मारे जाएंगे। अमेरिका ने यहाँ पर सोचा कि जापान को घुटने टिकवाने के लिए कुछ और स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। 12 अप्रैल 1945 को अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट, जो पिछले कई अरसे से अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे, वो इस दुनिया से चले जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त हैरी ट्रूमन, जो यूएस के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके कंधों पर आ जाती है। कुछ वक्त बाद इन्हें पता चलता है यूएस सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत सारे साइंटिस्ट सीक्रेटली छुप कर काम कर रहे होते हैं दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। 16 जुलाई 1945 को इस बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है मेक्सिको में और ये टेस्ट कामयाब हो जाता है। न्यू प्रेसिडेंट ट्रूमन को लगता है कि इन्हें इसका सॉल्यूशन मिल गया है। ये अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट हेड्स के साथ डिस्कस करते हैं कि इस बॉम्ब को कहाँ गिराया जाए और कैसे गिराया जाए।
इस डिस्कशन में डिसाइड करते हैं कि जापान को एक आखिरी वार्निंग दे दी जाए। 26 जुलाई 1945 को यूएसए के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट साथ मिलकर जापान से अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड करते हैं। ये कहते हैं कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इसका मतलब होगा पूरे तरीके से तबाही। जापान ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एटम बम भी कोई चीज है और ये भी कि ये इनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इनको इस चीज का बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। तो 29 जुलाई 1945 को जापान ने अमेरिका की इस पोट्सडैम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 3 अगस्त 1945 को यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि एटॉमिक बॉम्ब जापान के ऊपर गिराया जाएगा। तो 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर आसमान से बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट गुजरता है। इस एयरक्राफ्ट में एटॉमिक बॉम्ब रखा गया है। सुबह के 8:15 पर यह एटम बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया जाता है। अमेरिका उस वक्त पहली ऐसी कंट्री बन जाती है जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया और उसे यूज किया। इस बॉम्ब की वजह से जमीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि इसकी रोशनी से लोग अंधे हो गए और इसकी आवाज भी इतनी तेज थी जिसकी वजह से लोग बहरे हो गए और इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि इसकी वजह से लोग एक चुटकी में जलकर राख बन गए और जमीन पर इनकी परछाई रह गई। इस बॉम्ब की जो वेव्स थी वो बहुत दूर दूर तक गई थी और इन वेव्स की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई थी और लोगों को समझ ही नहीं आई कि आखिरकार हुआ क्या है। आसमान में काला धुआं छा गया, लोग प्यास से मरने लगे। लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। अभी कुछ देर पहले ही नीला आसमान, अच्छी धूप निकली थी कि थोड़ी देर बाद ये सब हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट के आधे घंटे बाद बारिश होने लगी। प्यासे लोगों को लगा कि अच्छी खबर है। ये बारिश के कतरे बहुत ही जहरीले थे, इनका कलर ब्लैक था। जो लोग इस ब्लास्ट की वजह से वहीं पर नहीं मारे गए, इनकी मौत बाद में कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद और कई सालों के बाद हुई। इस बॉम्ब की रेडिएशन की वजह से जापान ने फिर भी सरेंडर नहीं किया, हार नहीं मानी। जापान के लोगों ने कहा एक बॉम्ब ही तो गिराया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद इसके रिस्पॉन्स में 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक और एटॉमिक बम गिरा दिया, इस बार नागासाकी के ऊपर। यह जापान का दूसरा शहर था। सुबह के तकरीबन 11 बजे अमेरिका का फाइटर एयरक्राफ्ट एक और बोइंग B-29 बॉम्ब लेकर जाता है। ये पिछले वाले बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल बॉम्ब था और इस बॉम्ब का नाम था फेटमैन। इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से तकरीबन 40,000 लोग मारे जाते हैं और 6.7 किलोमीटर तक इस बॉम्ब की वजह से तबाही फैल जाती है। इस बार इसका नुकसान पिछले बॉम्ब ब्लास्ट से कम हुआ था, हालांकि ये बॉम्ब पिछले बॉम्ब से बड़ा था। इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला और सबसे बड़ा रीजन कि लोगों को पहले से ही पता था कि जापान ने सरेंडर नहीं किया है और अमेरिका कोई और बड़ा हमला भी कर सकता है, इसलिए लोगों को पहले ही वार्निंग दी गई थी। इसलिए लोग शहर के सेंटर से दूर साइड्स पर चले गए थे। दूसरा रीजन था इस सिटी में पहाड़ थे जिनकी वजह से एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट कम पड़ा। हिरोशिमा में कोई पहाड़ नहीं थे, इस वजह से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इन 2 बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से तकरीबन 2 लाख लोग मारे गए। 95% लोग आम लोग थे, यानी कि सोल्जर्स नहीं थे। अभी बहुत से जापानीज लोगों के दिल में ये बात आती है कि सरेंडर किया जाए, इसलिए जापान के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बैठते हैं और सरेंडर को डिस्कस करते हैं कि सरेंडर किया जाए या नहीं किया जाए, सरेंडर करना ठीक होगा या नहीं। बहुत से लोगों के दिल में ये डर होता है कि अगर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे तो अमेरिका एक एक करके हमारे सारे शहरों पर हमला कर देगा और इन्हें तबाह कर देगा। और कुछ लोग इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, सरेंडर नहीं किया जाए, ये करना ठीक नहीं होगा। जब वोटिंग हुई तो 3 लोगों ने कहा कि सरेंडर किया जाए और 3 लोगों ने कहा कि सरेंडर नहीं किया जाए। फिर इन लोगों ने जापानीज एम्परर से पूछा तो फाइनली जापानीज एम्परर ने कहा कि सरेंडर किया जाए और यहाँ पर जापान सरेंडर कर जाता है। सरेंडर करने का असल रीज़न एटॉमिक बॉम्ब नहीं था बल्कि कुछ और भी था।
नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराए जाने से चंद घंटे पहले ही सोवियत यूनियन ने भी जापान के ऊपर हमला कर दिया था। चाइना में जो मंचूरिया का एरिया था, जापान ने इस पर कब्जा किया हुआ था। सोवियत यूनियन यहाँ पर हमला कर देता है और यहाँ पर अपना कब्जा जमा लेता है। एक तरफ से यूएसए एटॉमिक बॉम्ब से हमला कर रहा था और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन इन पर हमला कर रहा था। यही वजह बनी जापान के सरेंडर करने की। इस सरेंडर करने की वजह से बहुत से जापानीज मिलिट्री के लोग और सोल्जर्स इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और 15 अगस्त 1945 को जापान के सरेंडर करने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। ये जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, इसके असरात आज भी हम इनकी नस्लों में देख सकते हैं। इसमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट पड़ती है वो है $970 मिलियन और इन शहरों की रीबिल्डिंग और रिस्टोरेशन में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग सिटीज से वर्कर आते हैं और इनका काम शुरू कर देते हैं। अब आप जाकर इन सिटीज को देखें, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे किसी वक्त इन शहरों पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था एटॉमिक बॉम्ब के अलावा। यूएस की मिलिट्री का मानना था कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स हमने फेंके हैं ये जरूरी थे और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। अमेरिका के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, जापान को सरेंडर करवाने के लिए और इस वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करने के लिए। जो पहला ऑप्शन था वो था ऑपरेशन डाउनफॉल, जो सेकंड था वो था एटॉमिक बॉम्ब फेंकना। अमेरिका चाहता था कि यहाँ पर ऑपरेशन डाउनफॉल करना चाहिए। जापान सरेंडर करने को राजी ही नहीं था। इनके सोल्जर्स अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने को तैयार थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सोचा अगर हम ऑन ग्राउंड जंग लड़ेंगे तो यूएस के 1 मिलियन सोल्जर्स मारे जाएंगे। इसी वजह से इन बॉम्बिंग्स को अमेरिका ने ज़रूरी समझा। उस वक्त अमेरिका के पास 2 ही बॉम्ब्स मौजूद थे और 2 तैयार किए जा रहे थे। अमेरिका के पास और भी रास्ते थे। बहुत से लोग ये कह रहे थे आखिरकार अमेरिका ने वहां बॉम्ब क्यों गिराया जहां पर आम लोग थे, जहां पर 95% आम लोग थे, बल्कि वहां पर क्यों नहीं गिराया गया जहां पर मिलिट्री के सोल्जर्स थे। जापानीज सोल्जर्स का इतना ब्रेन वॉश किया गया था कि वो हिरोशिमा एक बड़ी सिटी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद भी सरेंडर नहीं कर रही थी। तो आप लोग सोचिए, मिलिट्री के एक छोटे से एरिया पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद वो कैसे सरेंडर कर जाते। तो इनके पास 2 ही बॉम्ब थे और 2 तैयार किए जा रहे थे, इसलिए इनको ऐसी जगह चुननी थी जहां पर वो बॉम्ब गिराएं और जापान को भारी भरकम इसका नुकसान हो और जापान सरेंडर भी कर जाए। इसी वजह से इन्होंने इन 2 बड़ी सिटीज पर बॉम्बिंग की। अमेरिका ने जो नागासाकी पर बॉम्बिंग की थी वो ना भी करता तो जापान सरेंडर कर जाता, क्योंकि एक तरफ से यूएस बॉम्बिंग कर रहा था और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन हमले कर रहा था। इसीलिए जो दूसरा बॉम्ब गिराया गया था यूएस ने जापान के शहर नागासाकी पर, वो बिल्कुल ही फजूल गिराया गया था। यूएस को कुछ टाइम वेट करना था और जापान खुद ही सरेंडर कर जाता। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या अमेरिका को ये डिसीजन लेना चाहिए था या नहीं? और थैंकफुली इसके बाद किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपने अभी तक मेरी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर अभी देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।